हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि इसको एनिमेटेड तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से बनाऊं ताकि आप इसे पूरी तरह से समझ सके। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, और लोकतंत्र में गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो अपनी जनता के वेलफेयर यानी सुधार के लिए कार्य करे। और ये कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे शिक्षा में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार में, हाउसिंग घर बनाने में, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए रोडे बनाने में, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बढ़ाने। इस चैप्टर में इन सारी चीजों से जुड़ी बातों को हम लोग जानेंगे और देखते हैं कि गवर्नमेंट का वास्तव में इसमें क्या रोल है। सबसे पहले जानेंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ को हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। हेल्थ का मतलब है हम किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की बीमारी और चोट से परे रहे। लेकिन हेल्थ का केवल इतना ही मतलब नहीं कि हम बीमारियों से दूर हैं। पिछले पेज में आपने एक कोलाज देखा जो हेल्थ से जुड़ी हुई पिक्चर्स का था। हम हेल्थ की जब भी बात करते हैं तो हम एक बात को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, बीमारियों के साथ साथ में और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि हमें पीने का साफ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो पोल्यूशन फ्री है या नहीं है। अगर ये सारी बातें आपके लिए सही तरीके से लागू होती है तो आप सही ढंग से हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर लोगों की बात करें तो लोगों को जो पर्याप्त भोजन जो है वो खाने के लिए नहीं मिलता है और उन्हें बहुत ही अजीब परिस्थितियों में रहना पड़ता है और वहां पे वो बीमारियों के आदी हो जाती है। हम में से हर कोई एक्टिव रहना चाहता है, अच्छी स्पिरिट में रहना चाहता है, चाहे हम कोई भी काम करें। अगर हम में से कोई भी डल हो, इनएक्टिव हो, एंग्सियस हो, या बहुत समय तक डरा हुआ हो, या बहुत समय तक तनाव में हो, तो इसका मतलब हमारी हेल्थ सही नहीं है। हम लोगों को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में मेंटल हेल्थ भी चाहिए, इसलिए हमारे ऊपर किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो हेल्थ है उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों हमारे लिए जरूरी है। इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वो दुनिया में सबसे अधिक है और स्वाभाविक सी बात है, इसी के कारण से हम लोग अधिकतम डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लगभग 30,000 नए डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात देखने लायक है कि अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं वो शहरों में सेटल हो जाते हैं और गांव के जो लोग हैं उनको डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है और गांव की जो जनसंख्या है उसकी तुलना के रूप में उन्हें बहुत कम डॉक्टर्स मिलते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो इन बीते सालों में बहुत अधिक इम्प्रूव हो चुकी है। अगर मैं बात करूं 1950 की तो केवल 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे इंडिया में, जबकि 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे और 2017 की अगर बात करें तो वो 23,583 हो गए। अब इसके विरुद्ध अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं और हमारी आजादी के बाद में ये आंकड़ा वैसा का वैसा ही है। और इसी के साथ साथ में लगभग 2 मिलियन का मतलब 20 लाख लोग जो हैं मलेरिया से हर साल ग्रसित होते हैं और ये नंबर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं जो अलग अलग देशों से आते हैं। ये अपने ट्रीटमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल्स में करवाने के लिए आते हैं और इंडिया के ट्रीटमेंट को दुनिया में काफी अच्छा वो लोग मानते हैं। लेकिन हमें इसके विरुद्ध में ये बात जाननी होगी कि हम अपने लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। 21% जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है वो केवल गंदे पानी के कारण से होती है, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस आदि। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का पूरी दुनिया में और ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मेडिसिन का एक्सपोर्टर भी है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर मैं बात करूं कि इंडिया में आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है और वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं।
उनका मतलब उनका पूरी तरह से पोषण नहीं हो पाता है। इस प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए और बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज जो कि टेस्टिंग कर सके, और एम्बुलेंस सर्विसेज, और उसी के साथ साथ में हमें ब्लड बैंक्स की भी आवश्यकता है। और ये सारी चीजें वहां होनी चाहिए जहां पेशेंट्स ज्यादा हैं। और इस तरह की फैसिलिटीज को चलाने के लिए हमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और भी कई प्रकार के हेल्थ प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, जो समय समय पे बीमारियों को डायग्नोस कर सके, अच्छी एडवाइस दे सके और बीमारियों को ट्रीट कर सकें। और इसी के साथ साथ में हमें बहुत सारी मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता है जो पेशेंट्स को सही कर सके। और ये सारी फैसिलिटीज हमारे पेशेंट्स के लिए या हमारे देश के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इंडिया में बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं, और हमारे देश में बहुत अधिक एक्सपीरियंस जो है वो इस पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में लोगों के पास में है। और हमारे देश को बहुत अधिक मात्रा में अनुभव और ज्ञान जो है वो भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने का है। इसी कारण से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स चलाए जाते हैं, और उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत बड़ी जनसंख्या को हेल्थ को सुधार सकें। अब इस चैप्टर में आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी जो है और ट्रीटमेंट जो है वो हमारे देश में अवेलेबल है। कुछ समय पहले हमने ये बात भी देखी थी, कुछ समय पहले हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें ये बात देखी थी कि हमारे देश में जो हेल्थ सिचुएशन है वो कई जगह पे बहुत ही खराब है। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पे बहुत ही अधिक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सारे लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं। ये वास्तव में वही बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। हम बहुत बड़े डॉक्टर्स के प्रोड्यूसर हैं, मेडिसिन हम काफी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम बहुत सारे लोगों तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे देश के पास में मनी, नॉलेज और एक्सपीरियंस पीपल जो कि हेल्थ केयर को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं वो सब है, फिर भी काफी ऐसे कारण हैं जिनके कारण से हम इन चीजों में पिछड़ रहे हैं। अब आगे आने वाली इन स्लाइड्स में दो एग्जाम्पल के द्वारा हम इन चीजों को समझते हैं। अमन और रंजन दो अच्छे दोस्त हैं। रंजन जो है वो बहुत ही अच्छे पैसे वाले परिवार से है, और अमन के जो पेरेंट्स हैं वो काफी गरीब हैं। काफी दिनों बाद में ये दोनों दोस्त स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि तुम कैसे हो, हमें काफी दिन हो गए मिले हुए। तो अमन कहता है मुझे वायरल फीवर हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो रंजन भी कहता है कि हाँ, मुझे भी वायरल फीवर हो गया था और मुझे भी जाना पड़ा, मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। और वो एक नया हॉस्पिटल है जो किंग्सवे में है। ये बहुत ही एक्साइटिंग था। उस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही आलीशान लग रही थी, जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। मेरे फादर ने बताया कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसमें सबसे अच्छी फैसिलिटीज है। मेरे फादर को वहां जाते ही रिसेप्शन पे 500 रुपए देने पड़े डॉक्टर से मिलने से पहले ही, और वहां पे बहुत शानदार म्यूजिक बज रहा था और चारों तरफ बहुत अच्छी साफ सफाई दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने वहां पे मुझसे कई टेस्ट के बारे में कहा और सब वहां बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। जिस लेडी ने मेरा ब्लड टेस्ट किया था उसने मुझे बहुत सारे जोक सुनाए और मैं अपनी दर्द तकलीफ को बिल्कुल भूल गया था। और टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद में हम लोग डॉक्टर के पास वापस गए और डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, केवल वायरल फीवर है। उसने कुछ दवाइयां और आराम करने के लिए मुझे कह दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं वहां से वापस आ गया। और मैं इन सब बातों को बताने के लिए तुम्हें बहुत अधिक बेचैन था। अब तुम अपने हॉस्पिटल के बारे में बताओ। अमन जो है वो एक गरीब परिवार से था, इसलिए उसने बताया कि अब्बा जो है पहले हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्हें जाना पड़ा। हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहां पे बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई थी ओपीडी काउंटर के बाहर। वहां हमें काफी समय इंतजार करना पड़ा
और मैं बीमार था, इसलिए मैं अब्बा का सहारा लेके वहां खड़ा रहा। जब हमारा नंबर आया तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और मुझे ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया। फिर हमें दूसरी एक लाइन में लगना पड़ा जहां बहुत अधिक भीड़ थी, और मैंने मेरा ब्लड टेस्ट करवा लिया। मेरा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद में आई। हम दोबारा हॉस्पिटल गए और उस दिन वहां कोई दूसरा डॉक्टर था और उसने ओपीडी कार्ड को देखा और फिर कहा कि तुम्हें लगता है वायरल फीवर हो गया है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल एक बुखार को खत्म करने की ये दवाई लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रंजन जो अमीर परिवार से संबंध रखता है वो कहता है कि मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन्स दी और उनका बहुत सारा पैसा भी लगा। और अमन कह रहा है कि मेरे ट्रीटमेंट में बहुत अधिक खर्चा नहीं लगा, परंतु अमन के ट्रीटमेंट में समय अधिक लगा और परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इन दो एग्जांपल्स में आपने समझ लिया होगा किस प्रकार से एक प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कंपैरिजन किया गया है। अब हम जानेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। इस कहानी के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि हम हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कहा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में एक चेन होती है जिसमें हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं ताकि ये शहर और गांव दोनों को पूरी तरह से कवर कर सके। और ये जो है सामान्य बीमारियों से लेके विशिष्ट बीमारियों की इलाज करते हैं। विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहां पे एक नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर होता है। वो ट्रेंड होते हैं छोटी मोटी बीमारियों को सही करने में, और वो एक डॉक्टर जो कि पीएचसी पे काम करता है उसके सुपरविजन में अपना काम करते हैं। इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं उनमें कई विलेजेस आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और वो सारे हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करता है। और बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये हेल्थ सर्विस है, इसको पब्लिक सर्विस कहा जाता है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि इसका कमिटमेंट होता है कि वो पब्लिक को हेल्थ केयर प्रोवाइड करे और वो भी बिना किसी पैसे के। और गवर्नमेंट ने इन सारे हॉस्पिटल्स को और हेल्थ सेंटर्स को स्टैब्लिश किया है, और इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए जो पैसा आता है वो पैसा भी पब्लिक के द्वारा ही टैक्स के रूप में जमा करवाया जाता है। इसलिए ये जो सारी फैसिलिटीज है उसका फायदा हर कोई ले सकता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस है वो बहुत ही कम कीमत में सबको उपलब्ध कराते हैं, ताकि गरीब लोग जो हैं वो आसानी से वहां अपना इलाज करवा सकें। और दूसरी बात ये है कि ये जो है फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया और चिकनगुनिया, इनकी रोकथाम करने का प्रयास करते हैं। और इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है, वरना ये प्रभावशाली नहीं हो पाता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया जिसमें पानी जमा नहीं हो और वहां पे मच्छर पैदा नहीं हो और चारों तरफ सफाई हो, लेकिन अगर जनता जो है इस बात को नहीं मानेगी तो हॉस्पिटल्स के जो कदम उठाए गए हैं वो सारे बेकार हो जाएंगे। हमारे संविधान के अनुसार ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो सबकी वेलफेयर का और हेल्थ केयर का ध्यान रखे, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है सबके जीवन की रक्षा करे। अगर कोई हॉस्पिटल किसी भी व्यक्ति को जीवन प्रदान नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो जीवन का जो अधिकार है उससे छीना जा रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि सभी को हेल्थ सर्विसेज जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो साधारण परिस्थिति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन हो। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में एक हाकिम शेख नाम का जो व्यक्ति है उसका उदाहरण दिया गया है, जो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसे कई हॉस्पिटलों में जाना पड़ा परंतु उसका इलाज नहीं हुआ।
उसके बाद में उस व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां बहुत अधिक पैसा लगा और उसके बाद में उसका इलाज हुआ और ठीक होने के बाद में हाकिम शेख जो है वो कोर्ट में चला गया और गवर्नमेंट को उसका हर्जाना देना पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेह है। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में। हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो है बहुत अधिक संख्या में है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज में तो बहुत सारे आरएमपी जिसका मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो भी आपको मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ में शहरों में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो विशेष प्रकार की सर्विसेज आपको उपलब्ध करवा सकते हैं और कई हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स जो हैं उनके मालिक भी प्राइवेट लोग ही हैं और बहुत सारी लेबोरेटरीज जो कि कई प्रकार के टेस्ट जो आपको उपलब्ध कराती है वो भी आपको मिल सकती है। इसी के साथ साथ में हमें बहुत सारी मेडिकल शॉप्स भी देखने को मिलती हैं। जैसा कि ये नाम आपको बता रहा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये पूरी तरह से प्राइवेट लोगों द्वारा चलाई जाती है। और अगर इनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम लोग तुलना करें तो यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत अधिक पैसा इन सेवाओं के लिए देना पड़ता है। आजकल हम अपने चारों तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी को आसानी से देख सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन को चला रही है और वो दवाइयां भी बेच रही है। अब हम जानेंगे हेल्थ केयर और इक्विलिटी के बारे में। यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या सभी को पर्याप्त मात्रा में जितनी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए वो मिलती है? इंडिया की बात हम लोग करें तो इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज है वो बढ़ती जा रही है लेकिन पब्लिक सर्विसेज है वो बढ़ नहीं रही है। तो फिर पब्लिक को क्या उपलब्ध है? प्राइवेट सर्विसेज जो है वो भी हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है और इनकी जो प्राइसेज जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इनकी मेडिसिन्स जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। गरीब लोग इस हेल्थ केयर को नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए वो इन हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते। और कई बार ऐसा भी होता है, कई हॉस्पिटल्स में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं कि जिन दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है वो दवाइयां भी पेशेंट्स को दे देते हैं ताकि उनका बिजनेस बढ़ता रहे। वास्तव में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में केवल 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो मेडिसिन्स का खर्चा जो है बीमारी के दौरान वहन कर सकती है। अगर गरीब लोगों की बात की जाए तो वो अपनी बीमारी का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। एक रिपोर्ट में हमारे सामने ये आया कि 40% लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी भी बीमारी या किसी भी इंजरी को लेके, उनको अपने इलाज के लिए पैसा जो है किसी से उधार लेना पड़ता है या अपनी किसी संपत्ति को उन्हें बेचना पड़ता है। और गरीब लोग जो हैं वो बीमारी के साथ साथ में इन समस्याओं के कारण भी मारे जाते हैं। इसी कारण से गरीब लोग जो हैं उनका नरिशमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है। गरीब परिवार के लोगों को जितना खाना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और जो बेसिक नीड्स उनकी जो है ड्रिंकिंग वाटर की, हाउसिंग की, क्लीन सराउंडिंग की, वो सारी भी नहीं पूरी हो पाती है, इसलिए वो अधिक बीमार पड़ते हैं और बीमारी पे उनका जो खर्चा जो होता है वो उनकी स्थिति को और खराब कर देता है। कई बार वो पैसे के कमी के कारण से सही मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो गांव में उन्हें भी बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने घर से बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है और तब तक हो सकता है उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए। अब क्या किया जा सकता है? इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ सिचुएशन है वो अधिकतम लोगों की ठीक नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सबको अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस दे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हालांकि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ जो है
वो हमारी मुख्य आधारभूत बातों पे डिपेंड करती है। जैसे हमारी सामाजिक कंडीशन कैसी है, उसी के अनुसार हमारी हेल्थ होगी। इसलिए हमारी हेल्थ सिचुएशन के साथ साथ में हमारे आसपास के माहौल और इन सब चीजों को भी सुधारना आवश्यक है। अब हम केरला का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, 1996 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने क्या किया, स्टेट का जितना भी बजट था उसका 40% बजट पंचायत को दे दिया और उनको ऑर्डर दिया कि आप जिस तरह से प्लान करना चाहें अपने बजट को प्लान कर सकते हैं। आपको अगर लगता है आपको वाटर फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, वुमेन डेवलपमेंट या एजुकेशन, जिस पे आप पैसा खर्च करना चाहें उस पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। और उसके बाद में गांव के लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम्स, स्कूल्स, आंगनवाड़ी और गांव की जो जो समस्याएं थी उन पे काम किया और इसी कारण से उनके हेल्थ सेंटर्स जो है बहुत अधिक इम्प्रूव हो गए और उन लोगों की स्थितियों में काफी सुधार आ गया। इन सारे सुधारों के बावजूद भी अभी भी मेडिसिन की कमी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी, डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है, जिन पे अभी हमें और काम करना जरूरी है। अब हम देखते हैं दुनिया के सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री जिसका नाम है कोस्टा रिका, जो कि सेंट्रल अमेरिका में है, उसके बारे में। यहाँ पे सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री होने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है उनकी सोच। बहुत वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि वो किसी प्रकार की आर्मी नहीं रखेंगे और जितना पैसा भी आर्मी पे खर्च किया जाता है उस सारे पैसे को हेल्थ, एजुकेशन और लोगों की जो बेसिक नीड्स है उस पे खर्च किया गया। इसी कारण से धीरे धीरे कोस्टा रिका के जो लोग हैं वो स्वस्थ होते गए और उनका विकास जो है वो होता गया। कोस्टा रिका गवर्नमेंट जो है वो सभी को बेसिक सर्विसेज जो है उपलब्ध करवाती है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हाउसिंग। और इन्हीं सब चीजों के कारण से उनका जो हेल्थ जो है वो सुधरता जा रहा है। उसी के साथ साथ में हेल्थ एजुकेशन जो है वो भी उनके लिए दी जाती है और इसी कारण से वो दुनिया का सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।